हेलो दोस्त, प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.2 को हल करना है। इससे पहले हम कुछ उदाहरणों को हल कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, तो उदाहरण नंबर 5 हमको हल करना है, ठीक है। और इस उदाहरण को जब मैं बता रहा था तो इससे पहले एक नियम मैं बताया हूँ, उसी नियम के आधार पर ये त्रिघात बहुपद हल होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px, ठीक है। जैसे एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसका नाम px रखा गया है। इस px को देख करके आप कुछ नहीं सोचेंगे, ये बहुपद जो है उसी का नाम है। देखिए 3x पर 3 घात ऋण 5x स्क्वायर ऋण 11x ऋण 3, यह बताइए कि यह त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। तो यह त्रिघात बहुपद है, क्योंकि चर के ऊपर अधिकतम घात 3 है। तो चर के ऊपर अधिकतम घात यदि 3 रहता है तो उसे त्रिघात बहुपद हम लोग कहते हैं। तो px देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 है। माने देखिए, सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और उसके बाद प्रश्न को हल करिए। और थोड़ा लंबा हो तो उससे न घबराएं, और जब भी वीडियो देखना हो थोड़ा क्वालिटी को आप बढ़ा करके देखें। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह जो बहुपद दिया गया है इसके 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 शून्यक हैं। तो देखिए जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसके शून्यक 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो देखिए पी, और जब शून्यक इसको आपको यह बताना है कि इस सवाल का यह तीनों शून्यक है। आज जब यह शून्यक साबित कर लेंगे तो इसके पश्चात शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, जैसे यह 3 ऋण 1 और ऋण 1/3, अगर यह तीनों शून्यक होंगे तो इनके बीच और इसका जो यह गुणांक है, देखिए x का q, तो इसके आगे क्या है? 3 है। तो यह 3, इस सवाल में जो 5 है 11 है और यह 3 है, ये सब क्या है? तो गुणांक है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप यह बताइए कि 3 ऋण 1 ऋण 1/3 इसके शून्यक है। तो देखिए मैं सबसे पहले यह साबित करूंगा कि जो यह दिया गया है इसका यह शून्यक है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इसमें का एक यह अल्फा है, यह बीटा है, यह गामा है। 3 जो दिया है, 3 में ले किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए, किसी एक को आप बीटा मान लीजिए और किसी एक को आप अल्फा बीटा गामा, तीनों को अलग अलग मानेंगे। जब द्विघात रहता है तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यह साबित करेंगे कि इसका ये शून्यक है। तो कभी भी शून्यक अगर आपको साबित करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, यह जो 3 है इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे। यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो कह देंगे कि इसका 3 क्या है? शून्यक है। यदि नहीं होगा 0 तो शून्यक नहीं होगा। उसके बाद इस ऋण 1 को भी इसमें रखेंगे। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो कह देंगे कि ऋण 1 इसका क्या है? शून्यक है। उसी तरह से ऋण 1/3 को भी रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो x के स्थान पर रखेंगे। तो मैं देखिए हल कर रहा हूं, लिखेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर 3 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है। x के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो रख रहे हैं, देखिए p और इस x के जगह पर क्या रखेंगे? 3 बराबर, यह क्या हो जाएगा? 3 गुणे, इसमें गुणा है और 3, यह क्या किए तो x के जगह पर 3 रख दिए और उसके ऊपर 3 घात ऋण 5 गुणे x के जगह पर 3, उसके ऊपर स्क्वायर, 2 घात दिया है तो 2 घात लिखेंगे, ऋण 11 गुणे 3 और ऋण 3। आप इसको बढ़िया से देखिए, जहां जहां x है मैं वहां वहां 3 रख दिया हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए
तो P और यहाँ पर 3 बराबर, अब देखिए 3 गुणे, और 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर 3 घात है, तो 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 माइनस 5 गुणे 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर 2 घात है, तो 3 3 के क्या हो जाएगा 9, माइनस इसको उतार दीजिए, 11 गुणे 3 माइनस 3। अब देखिए, जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, 3 को यह साबित कर रहे हैं कि यह जो त्रिघात दिया है इसका यह 3 शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए P और यहाँ पर 3 और यह 27 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा, ऋण 5 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, और ऋण 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 आएगा, और ऋण यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए P3 बराबर, इस 81 को उतार दीजिए ऋण, यह देखिए ऋण में 45 है, ऋण में 33 है, और ऋण में 3 है, तो जितना ऋण है सभी ऋण को आप एक जगह कर दीजिए। तो देखिए 3 और 3 6, और 6 में 5 जुटेगा तो 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1, 4 1 आए 4, और 1 हासिल 5, और 3 यह 8। अब बताइए यहाँ पर धन में 81 हो गया और ऋण में 81 हो गया, तो यह जितना धन में है उतना ही ऋण में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P और P3 बराबर, यहाँ पर क्या आ गया 0। ये बताइए x के जगह पर जब आप 3 रखे तो इस त्रिघात का मान कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात कहने का मतलब है कि 3 इसका शून्यक है। आप लिख देंगे यहाँ पर कि x बराबर 3 इसका शून्यक है। अब पुनः इसको मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे पुनः x, पहले देखिए पहले प्रश्न को लिख दीजिए, Px बराबर 3x पर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x ऋण 3, ठीक है ना। बताइए शुरू में मैं x के जगह पर क्या रखा हूं, 3 रखा हूं, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, तो ऋण 1 रखेंगे। लिख रहे हैं x के स्थान पर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, x के स्थान पर क्या रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे। ऋण 1 रखेंगे तो इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ऋण 1 भी इसका क्या है, शून्यक है। अब देखिए P और 1, x के जगह पर ऋण 1 रख दिए, बराबर 3 गुणे ऋण 1 के ऊपर 3 घात, जहां x है ना वहां पर ऋण 1 रख रहे हैं, ऋण 5 ऋण 1 के ऊपर 2 घात, ऋण 11 गुणे x के जगह पर ऋण 1, और ऋण यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए P ऋण 1 बराबर, ठीक है, यह बताइए 3 गुणे, बताइए ऋण 1 के ऊपर 3 घात है, इसका मतलब कि ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। तो बताइए कि यहाँ पर ऐसे देखिए ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो बताइए 1 में 1 की जो संख्या है उसका कितना बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, धन का ऋण में गुणा करेंगे ऋण हो जाएगा। या एक बात मैं बता दे रहा हूं, यदि कोई संख्या ऋण में दी गई हो और उसके ऊपर घात यदि विषम हो तो उसका उत्तर हमेशा ऋण में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह ऋण 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। और ऋण यह देखिए 5 गुणे, अब देखिए यदि ऋण में कोई संख्या दी गई हो और उसका घात यदि सम हो तो सदैव उसका अगर प्रसार करके गुणा करेंगे तो सदैव धन में आएगा। तो ऋण 1 का जब 2 बार गुणा करेंगे, जैसे ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा धन, 1 में 1 का गुणा होगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए ऋण 11 गुणे ऋण 1 और ऋण 3, अब यहाँ पर ख्याल करिए
p माइनस 1 यहाँ पर रखे हैं, x के जगह पर ऋण 1 रख रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 3 में धन में ऋण का गुणा होगा, ऋण होगा, 3 में 1 का गुणा होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो ऋण हो जाएगा, और 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन हो जाएगा, 11 में 1 का गुणा होगा तो 11 हो जाएगा। किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या करेंगे, -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p माइनस 1 बराबर, ठीक है, p माइनस 1 बराबर, तो यह देखिए p माइनस 1 बराबर माने x के जगह पर -1 रख रहे हैं, तो यह ऋण वाला जितना है ना उसको एक जगह कर दीजिए, ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 3, तो ऋण 3 और ऋण 5, ऋण 8 हो जाएगा, उसमें ऋण 3 जोड़ेंगे तो ऋण 11 हो जाएगा, प्लस में यह क्या है, 11 है। यह बताइए यह इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो p ऋण 1 माने p और x के जगह पर ऋण 1 रखे तो यहाँ पर 0 हो गया। बताइए x के स्थान पर जब ऋण 1 रखे तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप कह देंगे कि ऋण 1 भी इसका क्या है, शून्यक है। आप कह देंगे कि ऋण 1 भी इसका शून्यक है, लिख देंगे। देखिए x के स्थान पर ऋण 1 रखने पर व्यंजक का मान 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए x बराबर ऋण 1 इसका शून्यक होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम जो है पुनः इसको आप अब क्या करेंगे, px बराबर, सवाल को लिख दीजिए, 3x पर 3 घात ऋण 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब बताइए आप इसमें एक बार x के जगह पर क्या रखे थे, 3 रखे थे, तो उसका मान क्या आया था, 0 आया था, तो वह उसका क्या कहलाया, शून्यक। और उसके बाद x के स्थान पर क्या रखे, ऋण 1 रखे, तो उसका मान क्या आया, 0 आया। इसका मतलब कि x बराबर 3 और ऋण 1 दोनों इसके शून्यक हो गए। अब इसमें रखेंगे ऋण 1/3, लिखेंगे पुनः x बराबर ऋण 1/3 रखने पर, ठीक है, रख रहे हैं। देखिए जहां जहां x है वहां ऋण 1/3 रखेंगे, और यदि उसका मान 0 आ जाएगा तो अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि इसका ऋण 1/3 क्या है, शून्यक है। तो देखिए p ऋण 1/3, बताइए, देखिए x के जगह पर मैंने रख दिया बराबर 3 गुणे ऋण 1/3 के ऊपर घात कितना लिख दें, 3 लिख दें। x के जगह पर ऋण 1/3 लिख रहे हैं, ऋण 5 गुणे ऋण 1/3 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऋण 11 गुणे ऋण 1/3, और यह पुनः लिख दीजिए ऋण 3, ठीक है ना। अब देखिए p और ऋण 1/3 यह x के स्थान पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 गुणे, अब यह बताइए ऋण 1/3 के ऊपर कितना घात लिखा गया है, तो ऋण 1/3 के ऊपर 3 घात लिखा गया है। इसका मतलब कि ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3, जैसे देखिए ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3, ठीक है। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो बताइए ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन होगा, इस ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा,
तीतरी के 9 तिरी 27 हो जाएगा। बताइए इसका कितना हो गया, तो ऋण 1/27 हो गया। ऋण 5 गुणे, अब इसका कितना आएगा, तो देखिए ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3। सबसे पहले चिन्ह का गुणा करिए, तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 का तितरी के 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको मिटा दीजिए, रफ कार्य था, और इसको जो है लिख दे रहे हैं, इसका गुणा कर दे रहे हैं। ऋण में ऋण का गुणा होगा धन, 11 एक कम में 11 और बटा में 3 और माइनस यहाँ पर 3। अब देखिए P -1/3 रखे हैं, x के जगह पर -1/3 रखे हैं। ठीक है, अभी हम शून्य किसका पता कर रहे हैं, उसके बाद इसके गुणांकों में संबंध हम लोग पता करेंगे। तो धन में इस 3 से कटा जाए, तितरी के 3 9 27, ऋण 1/9 हो जाएगा, और यह हो जाएगा -5/9 हो जाएगा, और धन 11/3 हो जाएगा, और ऋण यह 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यह बटा का सवाल बन गया, आप इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, P -1/3 बराबर, बताइए इसका लौसा निकाल दीजिए, तो 9 9 3 और इसका लौसा क्या होगा, तो 9 होगा। 3 का और 9 का लौसा 9 होगा। अब देखिए 9 से 9 में भाग दीजिए, कट जाएगा, 1 बार आएगा तो -1 होगा। देखिए जब भी भिन्न का आपको जोड़ घटाना बनाने के लिए कहा जाए और उसका हर बराबर न हो, तो सबसे पहले उसके हर का हम क्या निकालते हैं, लौसा निकालते हैं। तो निकाल दिए, और यह 9 से 9 और 5 हो जाएगा, अब प्लस 3 का इसमें भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, और 11 तिया के क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है ना। ऋण 1 में 9 का भाग दीजिए, 9 9 तिरी 27। अब देखिए P -1/3 बराबर, अब यहां पर क्या करेंगे, ऋण वाले को एक साथ कर दिए, ऋण 1 और ऋण 5, तो ऋण 6 हो जाएगा। आज 6 में इस 27 को जोड़ेंगे तो ऋण 33 हो जाएगा, और यह धन में क्या है, 33 है, और बटा में 9, तो यह कट गया। तो बताइए P -1/3 बराबर क्या हो गया, 0/9, तो P -1/3 बराबर क्या हो गया, 0। ई बताइए x के जगह पर जब रखे ऋण 1/3, तो बताइए उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर 3 भी रखे तो 0 आ गया, x बराबर ऋण 1 भी रखे तो 0 आ गया, और x बराबर ऋण 1/3 भी रखे तो उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, शून्यक और गुणांकों में संबंध करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो देखिए मैं बता रहा हूं, बताइए शून्यक क्या है, तो शून्यक 3 है, ऋण 1 है, और ऋण 1/3 है। तो एक इसको अल्फा मानिए, अल्फा बराबर इसको, इसमें एक को अल्फा मान दीजिए, और एक को बीटा, और एक को गामा। तो यहाँ पर 3 और बीटा बराबर -1 और गामा बराबर ऋण 1/3। ये तीनों के तीनों क्या है, शून्यक है। तो बताइए यह त्रिघात है ना, तो जब त्रिघात है तो इसका 3 बार में हम जांच करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर, बताइए क्या सूत्र था, -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक।
ठीक है। तो बताइए यह अल्फा धन बीटा धन गामा कहां से रखेंगे, तो यहां से रखेंगे, और ये इधर कहां से रखेंगे, तो इस प्रश्न में से रखेंगे। ठीक है। तो बताइए अल्फा के क्या रख दें 3 प्लस बीटा के क्या रख दें -1 और प्लस गामा के क्या रख दें ऋण 1/3। ठीक है। और इधर बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो 5 है, ऋण 5 है और पहले से ऋण है, तो ऋण और ऋण 5 और बटा में बताइए एक्स क्यू का गुणांक, एक्स के आगे जो होगा उसको लिखेंगे 3। अब देखिए इसको हल करेंगे ना तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसी को शून्यक और गुणांक में जांच कहते हैं। तो देखिए 3 और यह ऋण 1 है, तो ऐसे हो जाएगा 3 धन ऋण ऋण और यह हो गया 1 और धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण 1/3। बताइए यह क्या हो जाएगा, यह 2 - 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 करिए और इसका लॉसा कितना होगा 3 हो जाएगा। 3 दूना के 6 - 1 = 5/3। बताइए इधर कितना आया है 5/3 और ऋण में ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा, यह भी 5/3 आ गया। तो शून्यक और उसके गुणांकों में अब देखिए अब क्या करेंगे, पुनः एक बार अभी देखिए अब लिखेंगे कि एक बार यह मूलों का योगफल लिखे। अब लिखेंगे मूलों के योगफल नहीं, मूलों के गुणनफल के योगफल, मूलों के गुणनफल का योगफल अर्थात ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर बताइए क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक। ठीक है। हमेशा जो है उसके स्क्वायर के गुणांक को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब देखिए अल्फा के जगह पर क्या रख दें 3 रख दें 3 और बीटा के जगह पर -1 धन इस बीटा के जगह पर -1 गुणे गामा के जगह पर ऋण 1/3 और प्लस इस गामा के जगह पर क्या रखेंगे, इस गामा के जगह पर रखेंगे ऋण 1/3 गुणे अल्फा के जगह पर क्या रख दें 3 बराबर। अब इधर बताइए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 11 है, ये ऋण में नहीं रहता है। x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक तो हो जाएगा ऋण 11 और बटा में यह क्या हो जाएगा 3, x³ का गुणांक यहां पर है। ठीक है। अब देखिए धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 प्लस यह ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन 1 में 1 का गुणा करेंगे 1/3 और यह क्या हो जाएगा, इस 3 से इस 3 को कटा दीजिए -1 हो जाएगा बराबर ऋण 11/3। अब क्या करेंगे ऋण 3 और ऋण 1 ऋण 4 हो जाएगा अब प्लस 1/3 बराबर ऋण 11/3। ठीक है। हल करेंगे जितना इधर आएगा उतना ही उधर आएगा। तो अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे और लसा क्या हो जाएगा 3, तो 3 चौके 12 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर ऋण 11/3। तो यह हो जाएगा ऋण 11/3 बराबर ऋण 11/3। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गया, ये जो है शून्यांक है और ये जो है गुणांक है। तो जितना शून्यांक आ रहा है उतना ही गुणांक आ रहा है। अब देखिए एक और करेंगे मूलों के गुणनफल। बताइए मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है। अब लिखते हैं अचर पद बटा में x³ का गुणांक ऋण लगा के
अचर पद और बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, बताइए मूलों के गुणनफल अल्फा बीटा गामा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो बताइए अल्फा के क्या रख दें, 3 रख दें, और बीटा के क्या रख दें, देखिए -1 रखेंगे, और गामा के हैं -1/3 बराबर अचर पद कितना है, तो 3 है, ऋण 3 है, और ऋण यहां पर भी है, तो ऋण 3 और बटा में एक्स क्यू का गुणांक 3 है। अब देखिए यह 3 से 3 कट जाएगा, ऋण 1 में ऋण का गुणा होगा 1 होगा, और यह भी ऋण 3 से ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन 3/3, यह कट के यह भी क्या हो गया 1 हो गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए शून्यांक और गुणांक में तो देखिए मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले इसमें जो 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 है, इन तीनों को रख करके और प्रश्न में यह पता किए कि यह शून्यक है कि नहीं है, और उसके बाद एक बार शून्यक और गुणांकों में संबंध बताने के लिए मूलों की योगफल का सूत्र लगाया, और एक बार मूलों के गुणनफल का सूत्र लगाया, और एक बार मूलों के गुणनफल के योगफल का लगाया, और एक बार गुणनफल के सूत्र को लगाया।